चिड़ी की दुक्की, इस्मत चुगताई। नाम तो उनका अब्दुल हई था, मगर दिलवालियां उन्हें प्यार से हाय कहा करती थीं। वो थे भी सर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय। गिनी सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें, ऐसी कि एक बार कोई जी भर के उनमें झांक ले तो जन्म जन्म घनेरे जंगलों में भटकता फिरे। मीठी मीठी मुस्कुराहट एक कहर कि शहीद होने को जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती थी। मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मज़े ले लेकर उन्हें घड़ा गया। कमसिनी से ही उन्हें दिल दुखाने का चस्का पड़ चुका था। गिरदो नवा की तकरीबन सब लड़कियां वक्तन फवक्तन दिल हार चुकी थीं। जिस महफिल में चले जाते, दिलवालियों के कुश्तों के पुश्ते लग जाते। शौहर अपनी बीवियां समेट कर चौकन्ने हो जाते। कवारियों की माएं फौरन उनकी बहनों और मां पर वारी सदक़े होने लगती। कॉलेज में ही थे कि पैगाम झड़ने लगे। नौकर हुए तो लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। दे दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीना वहाँ गाड़ियों जहेज से उन्हें जीतने पर तुल पड़ी। अगर बजाज 50-60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अक्ल औंध जाती है, इंतखाब मुश्किल हो जाता है। यही हाल बेचारे हाय का हुआ। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी, कभी एक के साथ कई कई पसंद आ जाती और फिर सब जी से उतर जाती। कोई उनके मुकाबले की थी भी कहाँ। वो थे भी हुक्म का इक्का। उनके सामने कोई पान का अट्ठा था तो कोई नहला दहला। वैसे दिलवालियां तो चौए पंजे से ज्यादा नहीं थीं। जानती थीं वो उनकी दस्तरस से बाहर है, मगर दिल से मजबूर थीं उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने और आंसुओं से तकिए भिगोने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। और बेचारी आलमा निरी पान की दुग्गी थी। फर्क इतना था कि उसके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वो जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता। बदसूरत इंसान से उन्हें चिढ़ थी। खास तौर से औरत को तो बदसूरत होने का हक ही उनके नजदीक ना था। वो कहते थे कि अगर औरत हसीन नहीं है तो है क्यों। इसीलिए आलमा को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जी भर के काली, ऊपर से सेंक सिलाई के सुई के नाके में घसीट लो। मुजस्सम माशूक की कमर थी। लोग उनके वालिदैन पर तरस खाया करते थे कि ना जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। यहाँ अच्छी भली हसीन जहेज वालियां उठाए नहीं उठती। ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। सेंक सिलाई धरी थी, मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाती आधमक थी। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजाल है जो एक हाथ भी मार जाए। सारे कोर्ट पर मकौड़े की तरह ऊल जलूल फुदका करती। इसी अनाड़ीपन पर जुलकर हाय फौरन रैकेट फेंक कर धम से सीढ़ियों पर बैठ जाते। अरे अब्दुल हई साहब इतनी जल्दी थक गए। वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपाती। लफ्ज अब्दुल से हाय को चिढ़ थी, जैसे ऊपर के काम का छोकरा। वर्जिश कीजिए अब्दुल हई साहब, वरना मोटे थलथल हो जाएंगे। शुक्रिया आपकी राय का आलमा खातून साहिबा। फिर हाँ फिर
कुछ नहीं, आलमा टाल गई। नहीं साहब, तकल्लुफ न कीजिए, कहिए ना। बेचारी दिल वालियों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आलमा बदसूरत ही नहीं, बदज़ौक़ भी थी। उस रात किसी के हसीन तसव्वुर में गर्क होने की बजाय अब्दुल हई गुस्से से फनफनाते रहे। काली माई ना जाने अपने आप को क्या समझती है, कमबख्त मरी हुई छिपकली, खुदा कसम उबकाई आती है। जब आलमा को मालूम हुआ कि हई उसे चिड़ी की दुग्गी कहते हैं तो वो गुलेरी की तरह महीन महीन आवाज में खूब हंसी और कहने लगी, चलो जिंदगी में एक बात तो अक्ल की कही। दिल वालियां हाय के बारे में ऐसी गुस्ताखी की बातें सुनकर लरज उठी। तुम्हारे सीने में तो दिल नहीं है, जूते का तला है, वो जलकर कहती। तला बड़े काम की चीज होती है, पांव में कंकर नहीं चुभते। आलमा फलसफा झाड़ती। क्या इरादा है, क्या उम्र भर शादी नहीं करोगी? करूंगी, क्यों नहीं। और मोहब्बत? मोहब्बत बगैर शादी कब होती है, वो तो तलाक होती है। कोई भला आदमी मिला तो निहायत शानदार इश्क किया जाएगा, फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था तो वो भले आदमी नहीं। तौबा करो, भले आदमी तो क्या, उनको तो आदमी कहना ही दगाबाजी है। तुम्हारा मतलब है अब्दुल हई आदमी नहीं, माशूक हैं। भाई मुझसे तो माशूक ना झेले जाएं। अरे कहाँ मैं नखरे उठाती फिरूंगी, तो तुम समझती हो कि कोई तुम्हारा नखरा उठाएगा? जरूर उठाएगा। कौन? जिसे गर्ज होगी वो नखरा उठाएगा ही। कभी आईने में मुंह देखा है? रोज देखती हूं और आईने से पूछती हूं, आईने रे आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन? आईना कहता है, अजी तौबा कीजिए। आलमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती। एक नुस्खा था, तीर बहदफ 1000 बार का आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हई हमेशा सुरखरू हुए थे, और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसका सिसका के उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिगड़मबाजी की जरूरत होती है इस फन में। यूं धड़े लड़कियां पहल इश्क करके आशिक होने की आदी नहीं, पहले उन पे आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया। पहली लड़की से उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया था। 16 बरस के थे और वो भी उतने की ही होगी, मगर उन्हें शादी के बाजार में अभी आने में देर थी। चुनाचे 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई, और जब ये बरसरे रोजगार हुए तो वो 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस अरसे में इन्होंने कई इश्क किए। इश्क की मश्क से इनमें बड़ी पुख्तगी आई। ऐसे ऐसे गुर इन्होंने सीखे कि खुद कोरे निकल आए और मुकाबिल चित हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते फतूहात हासिल होने लगी। नजर भर के देखा, 2-4 चटकते हुए जुमले तली हुई आवाज में सरकाए, गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेट कर चल निकले। मगर बदसूरत लड़कियों से इजहारे इश्क कोई कैसे करे? बदसूरत लोग अपने गिर्द चट्टानें खड़ी कर लेते हैं। तला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। कमसिन भोली भाली हसीना को बहलाना तो उन्हें आता था, और किसे नहीं आता, मगर आलमा की तो वही मिसल थी। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। राह बनाने के लिए कोई तो रोज़न चाहिए, खड़ंजे से सर फोड़ना कहाँ की दानिशमंदी होगी। ऐसी बेबसी उन पर कभी ना छाई थी। सारी दिलवालियां भी मिलकर उस एक जख्म का मरहम ना बन सकीं जो आलमा की उस कलाबंदी से रिसने लगा था। उन्होंने बड़े जाल फेंके, लेकिन जली कटी बहसों के सिवा और कुछ हाथ ना आया। सोचा ज़ाहिरी हुस्न के जिक्र से कतरा कर कुछ रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए, मगर आलमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही थी। भूत प्रेत से उन्हें कोई दिलचस्पी ना थी। वैसे वो कुछ ज़्यादा बाशऊर और खुशखू भी ना थी। निहायत टरी कच बहस, आवाज़ मीठी थी मगर बातें कड़वी कसैली। हई चिढ़ गए, खिसियानी बिल्ली बन गए। अब वो मजाक में कह के लगाकर अपनी अम्मी से कहते, भाई उस हसीना महाजबीना को हमारा पैगाम भेज दो कि हम उस पर एक छोड़ 1000 जान से आशिक हो चुके हैं। ऐ परी रो, रहम फरमा, वल्ला अम्मी। लड़की ज़ाती हरकतें करती तो अम्मा की नाक चोटी कट जाती, लेकिन बेटे की हर दिल अजीज़ी पर वो भी फूली ना समाती थी। जब किसी लड़की से पींग बढ़ाते तो वो भी होने वाली बहू पर आशिक हो जाती।
اس کے وہ چاو چوچلے کرتی کہ توبہ، پر جب ہائی اکتا جاتے اور ان کا رویہ بدل جاتا تو ماں کا عشق بھی یک لخت رفو چکر ہو جاتا، بہنیں بھی رکھائی برتنے لگتی۔ سچ ہے، وہی سہاگن ہے جس کو پیا چاہے۔ ایک دم اس کے خاندان سے کسی بات پر لڑ بیٹھتی اور بیٹے کی پچ رکھنے کو کہہ دیتی، اے بھائی اس لڑکی کے طور طریق ٹھیک نہیں ہے، چڑھ چڑھ کے ناحق آتی ہے۔ اس کے بعد جھٹ اس لڑکی کی شادی ہو جاتی یا کہیں دل کی مرمت کرانے روانہ کر دی جاتی، اور نئی امیدوار کے سامنے ماں بہنیں مل کر خوب اس کا مذاق اڑاتی۔ اے ہائی ذرا سیدھے منہ بات کر لیتا تھا تو تاروئی ہو گئی، مجھے تو پھوٹی آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ پھر سب مل کر کوئی نئی لڑکی پسند کرتی، اس کا آنا جانا بڑھاتی، پھر صحرے کے پھولوں اور چڑھاوے کے سہانے ذکر چھیڑتے۔ مگر عالمہ کے لیے مذاق میں بھی پیغام بھیجے جانے کا ذکر سن کر چاہت کی ماری امی سہم گئی۔ نہ بیٹا، یہ مذاق پرائی لڑکی کا اڑانا اچھا نہیں، جو اللہ نہ کرے ان کے بابا نے قبول کر لیا اور تو کیا ہوا؟ بس چاند سی بہو لائیے گا۔ مجھے ایسی باتیں ذرا نہیں بھاتی، اس کے بابا ایسے ہی خر دماغ ہیں، تو کیا ہم ان کی صاحبزادی کو گالی دے رہے ہیں؟ پیغام ہی تو بھیج رہے ہیں۔ چل ہٹ دیوانے، وہ تو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے پیغام۔ شرارت حد سے گزر جائے تو کمینہ پن بن جاتی ہے۔ یہ مذاق کچھ اتنا بڑھا کہ بات عالمہ کے کانوں تک پہنچی۔ سب نے سوچا کہ سن کر رو ہی تو پڑے گی، مگر توبہ کیجئے جناب، عالمہ نے سنا تو کان پر ہاتھ رکھ کر بولی، نا بابا، میں کہاں جلیبیوں کی تھال پر سے ساری عمر مکھیاں اڑاتی پھروں گی۔ عبدالحی صاحب ٹھہرے معشوق، ان میں سے کسی کا شوہر یا بچوں کا باپ بننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ مجھ جیسی بدصورت عورت کی بھی یہ سزا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا چھبیلا دولہا مجھے کیسے ہضم ہوگا؟ انگور کھٹے والی بات ہے، ایسا حسین دولہا مل جائے تو دل والیاں کلس گئی۔ نہ بھائی، میں کیا کروں گی حسین دولہا کا؟ کوئی مجھے کرائے پر چلانا ہے۔ ہائی نے سنا تو انار کی طرح چھوٹ نکلے، بہت سور ہے کمبخت، صورت سے بڑھ کر دل کالا ہے۔ ادھر عالمہ اپنی تھیسس پر لگی ہوئی تھی، بیڈمنٹن کبھی کا ختم ہو گیا تھا، اس کا ذکر بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ فضا کند تھی۔ ہائی نے بوکھلا کر 2-3 اور ہاتھ مارے۔ ایک بت کافر پاکستان سے بھی آئی، مگر معلوم ہوا کہ مال ایکسپورٹ کے لیے نہیں ہے، ہاں دولہا کو امپورٹ کیا جا سکتا ہے، وہاں امریکن فرم میں نوکری۔ عالمہ نے سنا تو بلک اٹھی، انہیں ایکسپورٹ کر کے چلخوزے منگوا لیے جائیں، اللہ کتنا فائدہ رہے گا، قوم کا بھی فائدہ اور ملک بھی سرخرو۔ دل والیاں لڑ پڑیں، انگور کھٹے ہیں اس لیے تھو تھو، جو مل جائیں تو ہپ ہپ۔ مگر عالمہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ عبدالحی خاں کا وجود قوم اور ملک کے لیے فخر کی بات نہیں، ویسے عورت ذات کے لیے تو وہ زہریلے ہیں، وہ دلوں سے کھیلتے ہیں اور کھیلتے رہیں گے، بوڑھے کھوسٹ ہو جائیں گے پر یوں ہی میدان مارتے رہیں گے، نہ جانے کتنے گھر بگاڑیں گے، کتنوں کی بیویاں بھگائیں گے اور کتنوں کا دل خاک میں ملائیں گے۔ ہائی نے سنا تو خوب ہنسے۔ دراصل عالمہ مجھ پر بری طرح عاشق ہے، اس لیے مجھے بدنام کر رہی ہے کہ سب مجھ سے خوفزدہ ہو جائیں۔ اماں بہنیں تو عالمہ کو کوسنے لگی، جل ککڑی، مردار، اور نئی امیدوار کے خواب دیکھنے لگی۔ اے لوگو، غضب ہے کہ نہیں؟ شہزادوں کو شرما دینے والی صورت شکل کماؤ پوت اور کوارا بیٹھا ہے، کبھی دیکھا نہ سنا۔ عبید صاحب فزکس کے پروفیسر عالمہ کو تھیسس لکھنے میں مدد دیتے تھے، 40-45 برس کے ہوں گے، بیوی کچھ سال ہوئے 2 بچے چھوڑ کر مر چکی تھی۔ ان کی طرف سے عالمہ کے لیے پیغام آیا جو منظور کر لیا گیا۔ عالمہ کی بھی مرضی تھی۔ ہائی نے سنا تو قہقہوں سے گھر سر پہ اٹھا لیا، رام ملائے جوڑی، ایک اندھا ایک کوڑی، چلو 2 گھر نہیں بگڑے۔ جب شادی کی مبارکباد دینے گئے تو یوں ہی کہہ دیا، مگر آپ نے بھی کس بور سے شادی کا فیصلہ کیا ہے؟ خیر زیادہ بور تو نہیں، بہت زیادہ بور ہیں، دوسرے ان کی شکل نہایت خطرناک ہے، گنجے الگ ہیں، مجھ سے بھی زیادہ خوفناک شکل ہے، قطعی ان کے سامنے تو آپ حسین ہیں۔ سچ؟ بس تو پھر اس سے بہتر جوڑ کہاں ملے گا؟ دلہن کو زیادہ حسین ہونا چاہیے۔ عالمہ چہکی، بڈھے الگ ہیں، دلہن کو دولہا سے کم سن ہونا چاہیے۔ آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ آپ تو جانتی ہیں محبت میری ہابی ہے، اس لیے۔ او تھیسس تیار کر رہے ہیں؟ عالمہ ہنس پڑی۔ ہو سکتا ہے میری تھیسس ٹائپ ہو کر آ جائے، تب فرصت سے عشق کا پروگرام بنے گا۔ ہائی نے لقمہ دیا۔ خیال برا نہیں،
बाकायदा प्रोग्राम बनाकर हाई भिन्ना उठे। माफ कीजिएगा, ये निहायत चौगतपन की बात है। ऐसे मोहब्बत की जाती है? गोया ये भी थीसिस हो गई। क्यों? वो आप एक्सपर्ट हैं ना? ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपकी कीमती राय से अगर मुस्तफीद हो सकूं तो वैसे कुछ आपसे सीखा तो है, अंदाजन कुछ मुश्किल काम नहीं। आप तो मुशाक हैं। खटाखट 5 मिनट में मैदान साफ, आलमा ने चुटकी बजाकर कहा। आप कतई अनाड़ी हैं। कोई मुजायका नहीं। उबैद साहब कुछ इश्क विश्क के साथ दिलचस्पी नहीं रखते, निहायत प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं। आप उनके साथ खुश रह सकेंगी? खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं, अपना निजी फेल है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, गरीबी, बदसूरती, बुरी सेहत, कोई बला भी मुझे आज तक पस्त ना कर सकी। मुझे यकीन है मैं बहुत खुश रहूंगी। ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इश्क की हतक कर रही हैं। आलमा और उबैद साहब की शादी नहीं हो सकी। हई ने उबैद साहब से जाकर साफ साफ कह दिया कि आलमा उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उबैद साहब भौचक्के रह गए। क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। हैं? किससे? मुझसे। हई ने मिस्कीन सूरत बनाकर आंखें झुका ली। मगर आप? जी। हई ने गर्दन झुका ली। हई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है। घर में सफ़े मातम बिछ गई। मजाक की भी एक हद होती है। उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? अम्मा ने आंसू भर के कहा। इस बदनामी के बाद अब निगोरी को कौन कबूलेगा? मैं ही भुगतूंगा कमबख्त को। हई ने मुंह लटका लिया। आलमा ने तूफान सर पे उठा लिया। कयामत हो जाए मैं इस पगले से शादी नहीं करूंगी, इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर रहम खाकर मेहरबानियां करती रहें। पगला कैसे हुआ? लोगों ने पूछा। तुम्हें पसंद करता है इसलिए? हाँ, इसीलिए। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो कोई बाहोशो हवास इंसान पसंद करे? क्या क्या हंगामे हुए, खुदकुशियों की धमकियां चली। हाय, तुझे तो चिड़ी की दुग्गी से घिन आती थी, अम्मा बिल की। वो तो आती है और आती रहेगी। फिर तुझे क्या हो गया मेरे लाल? क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है? काली माई ने जादू कर दिया। हई ने मिस्कीन सूरत बनाकर कहा और बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। देख लेना, 4 दिन में तलाक देकर मैके फिकवा देगा। सबने पेशन गोई की। आज इस हादसे को 11 साल हो चुके हैं। इस बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है। सच है, चिड़ी की दुग्गी अगर तुर्क की हो तो हुक्म का इक्का कट जाता है।